हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं दिनेश, आपका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। और आज अपने इस वीडियो में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, इस चैप्टर को देखेंगे, मतलब इस बुक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज पूरा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये इसका पार्ट 1 है। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है। सबसे पहला यानी अध्याय 1 में देखिए है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यानी कि जब लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अपने इस वीडियो में। वैसे यहाँ पे देखिए परिचय में बताया गया है कि हम अगर इस अध्याय को यानी इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो वो यहाँ से पढ़ने से पता चलेगा। परिचय पढ़ने का यही बेनिफिट है कि क्वेश्चन हमें पता चल जाता है तो उसका आंसर ढूंढने में आसान होता है। ठीक है, यहाँ देखिए है पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र किस प्रकार विकास हुआ। यानी कि पिछली कक्षा की बात हो रहा है कि पूरे विश्व में, ठीक है, लोकतंत्र जो है किस प्रकार से विकसित हुआ था। ठीक है, देखिए इस वर्ग यानी कि इस क्लास के यानी क्लास 10 की बात कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है क्लास 9 और 10 ये दोनों को पढ़ने के बाद ही क्लास 10 अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, 9 को पढ़ने के बाद ही। यहाँ देखिए इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता यानी सामाजिक विषमता का ये अर्थ है कि समाज में जो मतलब कोई मतलब सब डिफरेंट टाइप का सोचता है ना। जैसे कि मतलब सामाजिक रूप से होता है कि जानते हैं कि कभी कभी गांव घर में होता है ना कि हम आपके कास्ट के हैं तो हमको वोट दीजिएगा, या फिर हम आपके कास्ट के हैं तो ये काम कर लेंगे, या फिर ये कास्ट के लोग ये काम कर सकते हैं ये काम नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सामाजिक विषमता, यानी कि अलग अलग दृष्टि से देखने के नज़रिए को ही क्या कहते हैं, अब विषमता कहते हैं। और ये जब समाज में होता है तो सामाजिक विषमता होता है। ठीक है, तो सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व यानी झगड़ा, द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जात पात का होता है ना, या फिर कोई अलग अलग धर्म का होता है। जैसे कोई अगर जात की बात करते हैं तो फिर जैसे काम का विभाजन होता है, और अगर मतलब सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो इसमें धर्म का विभाजन होता है। तो इसी तरह से जातीय एवं सामाजिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। फिर यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। लिंग भेद मतलब होता है कि जैसे कोई कोई बेटा होता है या फिर कोई बेटी होती है। ठीक है, या फिर कोई होता है ना जैसे पुरुष और स्त्री होती है, तो इसको किस नज़रिए से हमारे समाज में देखा जाता है और इससे लोकतंत्र का व्यवहार कैसा बनता है, इसी के बारे में हमें इस अध्याय में सीखने को मिलेगा। हाँ, फिर देखिए आगे है कि इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जितने कुछ यहाँ पर था, जैसे सामाजिक विषमता, जातिक सांप्रदायिक विविधता, लिंग भेद, ये सब होता है ना। अब ये सब होने के बावजूद जो लोकतंत्र है वो कैसे मैनेज करके वो शासन करता है, तो इसके बारे में हमें अपने इस अध्याय में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं इसके आगे। देखिए इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी सामाजिक विभिन्नता जो समाज में अलग अलग नज़रिए का या फिर समाज में अलग अलग जो सोच बैठा हुआ है, और फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक जो राजनीतिक करते हैं लोकतंत्र के आधार पर। ठीक है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीतिक ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे को मतलब प्रभावित करते हैं, फिर मतलब टक्कर देता है, इसको कह सकते हैं एक नॉर्मल भाषा में। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को टक्कर देने के बाद जो समाधान निकलता है इसके बारे में बात यहाँ पर किया जा रहा है। फिर है कि हम अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभिन्नता और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमताओं पर गौर करेंगे। किस में, तो ये अध्याय के दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरा पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए जाति, धर्म, लिंग, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर देखिए इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी है और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करेंगे।
यानी कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कैसे करके जो राजनीति होती है ना, यानी कि जो अब एक नॉर्मल से भाषा में समझ सकते हैं, जैसे होता है जब भी घर में या फिर घर में कहते हैं, अगर कहीं चुनाव होता है तो उसमें कैसे होता है, देखते हैं ना कि जब बोलता है अगर जाति आधार पे होता है तो वहाँ पे कहता है कि हम आपके जात के हैं तो हम आपको वोट देंगे, और वो मेरे जात का नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। इस तरह से होता जाति। धर्म की बात आती है तो जब बड़े लेवल पे चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग धर्म से संबंधित होता है। जैसे कोई कहता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, तो इस तरह से होता है। धर्म के आधार पर क्या होता है कि राजनीति ही होता है, और उसके हिसाब से मतलब क्या होता है कि राजनीति में चुनाव होता है, ये सब होता है। लिंग मतलब ये हुआ कि कहता है कि कोई देखिए कोई लिंग विशेष के लिए, यानी कि कोई महिला या फिर पुरुष में से महिला को बहुत ही अच्छा प्रावधान दिया जा रहा है और उस पर राजनीति किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि महिला लोग हमें वोट दे सकती है, ठीक है। या फिर अगर कभी पुरुष के लिए क्या रहता है तो पुरुष को कहता है कि हम ये क्या करेंगे कि भाई जो पुरुष के लिए अच्छा काम करेंगे, जिससे पुरुष का वोट वो इकट्ठा करता है। अब अगर नॉर्मल समझे तो कैसे करके होता है, तो एक मतलब बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, लेकिन ये वैसे थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है तो दिया जा सकता है। जैसे होता है ना कि मतलब पुरुष के लिए क्या होता है, पुरुष के लिए कहता है जो राजनेता होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम दारू देंगे, मुर्गा देंगे, ऐसे खाने पीने के लिए कहता है, रुपया देने के लिए, ये सब की बात करते हैं। जिससे क्या होता है कि पुरुष जो हैं वो अलग तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, वो वोट में यानी इलेक्शन में फिर राजनीति में सपोर्ट करते हैं। और अगर महिला से वोट लेना होता है तो क्या बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि हम आपको इंदिरा आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन दिलवाएंगे, आपको राशन कार्ड दिलवा देंगे, सभी के लिए विवाह मतलब बेटा बेटी के विवाह के लिए वो पैसा जमा करके भी सरकार से दिलवाएंगे, कन्या होता है ना, कन्या के लिए जो शादी करवाने के लिए होता है ये सब देंगे। तो इस तरह से बात होती है। ये भी कहता है कि सास के लिए अलग देंगे, पुतोह के लिए अलग देंगे, इस तरह की बात की जाती है जब राजनीति होती है तब, और वो होते हैं लैंगिक आधार पर, ठीक है। खैर ये सब तो छोटे मोटी होगी, इसको मतलब नेक्स्ट बहुत ही बड़े विस्तार से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये समझाने के लिए छोटा था एग्जाम्पल जो समझने के लिए है, ठीक है। वैसे कोई मतलब ये मत कमेंट वगैरह मत कर देना कुछ निगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें कहता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। तो यहाँ पे ये भी दिया है कि हमने पिछले वर्ग में देखिए क्या है बच्चों, हमने नवम वर्ग नौमा क्लास 9 के अध्याय 2 में देखेंगे, जब लोकतंत्र वाला पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर जो 2 है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं, यानी कि जब लोकतांत्रिक किसी भी देश में शासन किया जाता है तो उसमें लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधित्व होती है, फिर लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, यानी कि उसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोग जो कहेंगे वही हो जाएगा, नहीं, लेकिन लोग जो चुनकर भेजेंगे जिसको वो हम पे शासन करेगा, या फिर वो वहाँ के शासक होते हैं, उसके हिसाब से सारा कुछ को कार्यभार को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र ऐसी शासन। तो इसमें देखिए है लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। देखिए क्या है, लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो होगा यहाँ पे कोई राजतंत्र, यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी खास संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि वहाँ के जो पब्लिक होंगे उसके हित में ही कोई फैसला लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसे काम नहीं किए जाएंगे जहाँ पर आपका नुकसान हो या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों का नुकसान हो, ठीक है। कोई नेता ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये लोकतंत्र में होता है। और लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, यानी कि लोगों को जो जरूरत पड़ेगा वो उसका डिमांड करेगा, और क्या होना है नहीं होना है ये जो उसको चुनकर भेजा है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उसको वहाँ से वैसा प्रावधान कर देता है जैसा वहाँ पे जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं, यानी कि जो शासन करते हैं, जो शासक होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो लोगों के हित एवं उनके इच्छा के सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं, यानी कि जो लोग वहाँ पे जो वहाँ के पब्लिक लोग चाहते हैं उसी के बारे में, उसी के लिए अच्छाई, उसी की भलाई के लिए काम की जाती है वहाँ पे।
फिर देखिए, यही कारण है कि शासन में लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए निम्नवत कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। हाँ, जो नीचे दिया गया है उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए, 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। देखिए कहाँ है, 1961 की बात है, ठीक है। वहाँ पे मराठी कितने थे, पूरे 34%, और 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। कितना हो गया वहाँ पे मराठियों का, 57% से ऊपर हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, जो दक्षिण भारत में है वहाँ देखिए चेन्नई, बंगलुरु, उसके बाद क्या है हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाले तादाद काफ़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद यहाँ पर भी विकास होने लगा, तो लोग जो है ना वो मुंबई जाना थोड़ा कम कर दिए। जो मराठी थे ना वहाँ पे मराठी के तो वहीं पे रह गए, लेकिन जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जो जाते थे वहाँ पे काम करने के लिए, वो वहाँ पे नहीं जा करके वो यहीं पे काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये सब विकसित हो गया, यहीं पे उनको काम मिलता था, तो मुंबई क्यों जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए है मुंबई आने वाले तादाद काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, गुजरात में से कपड़ा का फैक्ट्री बहुत सारा भी, अहमदाबाद है, ठीक है, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों, कहाँ की गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम हो गई। देखिए गुजरात में क्या था, यहाँ पे सूरत, अहमदाबाद और बड़ोदरा ये सब भी विकसित हो गया, जिसकी वजह से जो गुजराती लोग थे ना वो भी वहाँ पे मुंबई में जाना बंद कर दिए। तो इसीलिए क्या हो गया, वहाँ पर जो ये सब था, जो बाहर से प्रवासी होते थे, जो बाहर से जाते थे वहाँ पर काम करने के लिए, फिर काम करते करते वहाँ पे रह जाते थे, उन सब की संख्या धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि जब भी कहीं पर अगर कोई क्षेत्र विकास करेगा तो फिर वहीं पे काम मिल जाएगा, तो फिर बाहर जाना क्यों पड़ेगा भाई। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं। कौन है? हिंदी भाषी हैं, लेकिन वे मीरा भाईवेर, थाने, कल्याण और नवी मुंबई जैसे उपनगर में है। सभी जगह नहीं है, कहीं कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं पर है, लेकिन सभी जगह पे नहीं है, ठीक है। फिर देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। कितने प्रतिशत? 49%। और ये जो है ये सर्वे किया कौन है? ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा ये सर्वे किया गया है। फिर देखिए दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोस्ट कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है, यानी कि जो बहुत ही अच्छा पोस्ट पे काम करते हैं वो कौन यहाँ पे काम करते हैं? वो मराठी काम कर रही है। कहाँ की बात हो रही है? ये मुंबई की बात हो रही है। देख लीजिए वहीं पे कम हो रहा है ना। जो गरीब भैया यानी उत्तर बिहार हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, देखिए जो गरीब भैया उसको कहाँ का कहा जाता था? तो वो हिंदी भाषी, मतलब हिंदी भाषा जानते थे, और वो कहाँ के लोग? तो वो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के होते थे, ठीक है। लोगों को दूर दुराते थे, मतलब युवा के लोगों को भगाते थे, अच्छे काम नहीं देते थे। जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों से अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। यानी कि मुंबई जो है वो वहाँ पे जाकर के सिर्फ रोजगार के लिए वहाँ पे लोग जाकर रहते थे और वहाँ पे काम करते थे, पैसे अर्जित करते थे। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये था कि जो अच्छे काम थे ना वो वहाँ यहाँ के लोग, यानी कि जो भारत के ये मुंबई और बिहार से जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग जाते थे ना मुंबई, उनको बढ़िया काम नहीं दिया जाता था, वो वहाँ के लोकल लोग ही करते थे। और जो छोटे मोटे काम होते थे वो बिहार से या फिर यूपी से जो लोग जाते थे वो करते थे। हाँ, मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में
उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक के लोगों ने जितने राशि जमा की उसका 1/4 हिस्सा ही वहां ऋण के रूप में दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार ये जितना मतलब बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका 1/4 भाग क्या होता है वो मुंबई में दिया जाता है ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में। जो बिजनेस लोन लेते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बस इतना रहते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा 14 मिनट का हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। बाकी हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट्स, इसके आगे का जो पढ़ाई है वो नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। तो आज के लिए इतना रहते हैं, ठीक है। और बाकी अपना थोड़ा अगर कोई जो इसमें हाईलाइट पॉइंट किए उसको थोड़ा नोट्स बना करके लिख लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।